नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ना पढ़ाना के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राज व्यवस्था के क्रम में आज ये अपना तीसरा वीडियो डाल रहे हैं। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करते हुए आप सबके साथ रूबरू हुए और उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी खास बातें थी वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ताकि जो भी चीज़ हम आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं उसका जो सीक्वेंस है, उसका जो सीरीज है वो आप सबके साथ बना रहे। जो भी न्यू कमर्स हमको देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दिया करें और जो भी उनके डाउट हों उनको कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि आपके जो भी डाउट्स या संदेह हों किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपके उन डाउट्स को, उन संदेहों को मैं दूर करता हुआ चलूं। ठीक है, तो जल्दी से आपका टाइम मैं ना लेते हुए आज का वीडियो के शुभारंभ करते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं। अधिनियम कौन से? वो अधिनियम जो हमारी स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते थे, जिन अधिनियम या नियामक कानूनों के द्वारा, चार्टर या भारत शासन अधिनियम जैसे कानूनों के द्वारा भारत क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ शासन किया है। ठीक है, इन कानूनों में हमने आपसे दो तरह के कानूनों की बात की थी। एक तो वो काल था जो 1773 से शुरू हुआ था और ये चला था 1857 के विद्रोह के पहले तक। 1857 के विद्रोह के पहले तक या 1858 का जब एक्ट हमारे यहाँ आता है, 1858 का जो एक्ट हमारे यहाँ आया, 1853 में जो एक्ट आया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शक्तियां थी वो हस्तांतरित हो जाती हैं ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाती हैं, उनको ट्रांसफर कर दी जाती है पावर इस एक्ट में। उसके पहले का जो काल रहा, इसको आप जानते हैं कि हमने किस काल के रूप में या किसका शासन माना था? तो ये शासन हम लोगों ने माना था कि ये कंपनी के शासन काल का समय है। ये वो समय है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत क्षेत्र पर शासन किया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो पहला एक्ट मैंने बताया था आपको, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773। और इसके बाद जो एक्ट मैंने बताया था वो बताया था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? कौन सा भैया? 1784। और इसके बाद मैंने एक एक्ट आपको बताया था जिसको हम लोगों ने कहा था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कौन सा? 1833। और इसके बाद जो एक्ट हमने बताया था वो कौन सा बताया था? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1853। तो इन चार एक्ट को हम जानते हैं कि ये कंपनी के शासन काल में आए अधिनियम थे। ये वो अधिनियम थे जिसके माध्यम से कंपनी ने शासन किया। रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट था जिसने कंपनी को लीगली ऑथोराइज किया कि अब आप व्यापार के साथ साथ भारत में राजनीतिक मामलों को भी देखिए, उसको अधिनियमित करिए, उसको नियंत्रित कीजिए। अच्छा,
रेगुलेटिंग एक्ट में हमने डिटेल में चर्चा आपसे पिछले वीडियो में कर ली है। आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होगा, आज हम इन 3 एक्टों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, चार्टर एक्ट 1833 है और चार्टर एक्ट 1853 है। इन 3 एक्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत की क्या परिस्थितियां रही थी। अच्छा, किस तरह हमारे यहाँ शासन चलना प्रारंभ हुआ। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। और इसके बाद का जो एक्ट आए हैं वो सब ताज का शासन का काल है, चाहे वो 1858 का एक्ट हो या आपके कोई भी काउंसिल एक्ट जो मैंने बताया था 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919 का या फिर 1935 का, या फिर आपका इंडिपेंडेंस एक्ट हो 1947 का, उसको हम लोग ताज के शासन काल में देखेंगे। कंपनी के शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। आज इन 3 एक्ट पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए आज जल्दी से शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा एक्ट शुरू करेंगे आज हम लोग? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले 1773 में जो कानून बना ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें जो भी कमियां रही, उन कमियों को, उन दोषों को दूर करने के लिए 1773 के जो एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया। संशोधन कहते हैं कि अगर हमें कुछ ज्यादा करना है तो उसको हम ऐड कर देते हैं किसी कानून में, या कानून से कोई बात हम लोग समय के साथ अगर वो नहीं सही है तो उसको बाहर कर देते हैं, यानी कानून में परिवर्तन कर देते हैं, कुछ चीजों को मिला के या कुछ चीजों को हटा करके, जिसको नाम दिया जाता है संशोधन करना। तो 1773 के कानून में जो संशोधन किए गए, उनके जो दोषों को दूर करके एक दोषों को दूर करने का काम किया गया, और वो जो कानून हमारे यहाँ आया उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जाना गया था। वो सिर्फ 1773 का संशोधन अधिनियम के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। हमको पढ़ना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने क्या किया है, तो सबसे जो, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, अगर इस कानून की विशेषताओं की बात किया जाए कि इस कानून में क्या ऐसा खास है, तो आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात देखी होगी कि एक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, और उनकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया था, जो 4 सदस्यीय बॉडी थी, निकाय था, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है वहां पर प्रावधान किया गया था। कंपनी को मान्यता दे दी गई थी कि आप भारत में सारी चीजों को देखिए। लीगली कंपनी को ऑथोराइज कर दिया गया था भारत में सभी तरह के राजनीतिक व्यापारिक मामलों को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, पिट्स इंडिया एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। आपको याद हो 1773 के एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, जो कंपनी पर नियंत्रण और नियमन यानी नियमित करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए उसे ऑथोराइज किया गया था, और जो भी कंपनी भारत में कार्य करेगी उसको वो ब्रिटिश सरकार को बताएगा। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर जो कंपनी के ये कार्य हैं,
कंपनी के जो कार्य हैं इनको पृथक कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है। किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्या पृथक कर दिया गया है? तो भैया राजनीतिक मामले अलग कर दिए गए हैं, राजनीतिक मामले अलग कर दिए गए हैं, राजनीतिक मामले अलग कर दिए गए हैं और व्यापारिक मामले अलग कर दिए गए। आप देखो कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो बड़े बड़े उद्यमियों का एक समूह था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ये कहा गया कि आप भारत में इन व्यापारिक मामलों को तो देखिए, पर जो राजनीतिक मामले हैं इसके लिए क्या किया गया है, इन राजनीतिक मामलों को देखने के लिए खास बात है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इसको नियंत्रक मंडल के नाम से जाना गया। नियंत्रक मंडल, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करो तो इसको निर्देशक मंडल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं? निदेशक मंडल का नाम से हम इसे जानते हैं। तो निदेशक मंडल का गठन या निदेशक निकाय का गठन कब हुआ है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पर जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को पृथक कर दिया गया, अब ऐसा कर दिया गया कि ये स्पेसिफिक काम अलग लोग देखेंगे और ये स्पेसिफिक काम अलग लोग देखेंगे। तो जो व्यापारिक मामले हैं उसको तो निर्देशक मंडल देख रहा है, किंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रक मंडल का यहाँ पर गठन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इस निर्देशक मंडल का यहाँ पर क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बीसी है, इसको कभी कभी स्टेटमेंट में क्या कर देता है? कोर्ट ऑफ कंट्रोल लिख देता है, तो इस तरह वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बीसी का कॉम्बिनेशन है और यहाँ सीडी का कॉम्बिनेशन है। किसका है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ये क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। और ये क्या है? ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। यानी यहाँ पर बीसी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर सीडी का कॉम्बिनेशन है। तो व्यापारिक मामलों के लिए इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट में था ही वो उसको देखेगा, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए यहाँ पर एक नए निकाय का गठन हो गया है, एक नए निकाय का गठन हो गया है। और ये नया निकाय, ये जो नए निकाय का गठन हुआ है, ये क्या है? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसका यहाँ पर गठन हो गया है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब भारत में चाहे वो सैन्य मामला हो, चाहे वो कोई नागरिक मामला हो या फिर कोई राजस्व मामला हो, इन तीनों तरह के मामलों के लिए यहाँ पर एक नियंत्रक मंडल का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। अच्छा, इस तरह आप अगर देखें तो भारत में दैत्य शासन का शुभारंभ देखने को मिल जाता है, या दैत्य शासन का एक रूप 1784 में सबसे पहले हमें देखने को मिल गया, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। दैत्य शासन कहते हैं कि जब दो सत्ता या दो अथॉरिटी एक साथ किसी जनता पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, जनता पर शासन करें कौन? दो सत्ता या दो अथॉरिटीज जो एक साथ जो है जनता पर शासन करें, इस ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं कि ये दैत्य शासन व्यवस्था है।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तरह से दैत्य शासन का यहाँ पर शुभारंभ देखने को हमें मिल जाता है। ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जो भी सैन्य, नागरिक या राजस्व मामले हैं, अब वो सारा मामले देखने का काम कौन करेगा? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने का काम करेगा। इस तरह आप देखो तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये दो बातों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात ये है कि ये वो कानून है जिसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये माना कि भारत एक क्षेत्र है जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। इनडायरेक्टली ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये माना कि वो इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस कानून में लिख दिया कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में जो भी सैन्य या नागरिक या राजस्व मामले हैं, उसके नियंत्रण या नियमन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन यहाँ पर किया गया है। क्लियर है? तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो खास बात पिट्स इंडिया एक्ट में ध्यान रखिएगा कि कंपनी के जो कार्य थे उनको पृथक किया गया है, यानी राजनीतिक मामले अलग किए गए हैं, व्यापारिक मामले अलग किए गए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितना भी राजनीतिक मामला है सब पर अपना नियंत्रण और नियमन करेगा, चाहे वो सैन्य मामले हो, चाहे वो नागरिक मामले हो, चाहे वो राजस्व मामले हो, वो सब नियंत्रण बोर्ड देखेगा। और जो भी व्यापारिक मामले हैं उसको यहाँ पर निर्देशक मंडल देखेगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस तरह हम लोग देखें तो दैत्य शासन का यहाँ पर शुभारंभ देखने की छोटी सी झलक हमें यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है चार्टर अधिनियम 1833 कौन सा? तो 1833। कौन सा? चार्टर अधिनियम 1833। क्या खास बात है चार्टर अधिनियम 1833 की? तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख लें कि क्या विशेषताएं हैं चार्टर अधिनियम 1833 की। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रमुख बात हुई है, आप ध्यान दें कि रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यही वो अधिनियम है जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरल को क्या कहा है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल का है। अच्छा, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। आप ध्यान दें, अगर सवाल आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो मैं आपको बता चुका हूं वॉरेन हेस्टिंग। किंतु अगर आ जाए कि भारत का गवर्नर जनरल पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम था क्या? विलियम बेंटिक। ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। किस अधिनियम में ये पद बदला गया है? तो चार्टर अधिनियम 1833 में। सबसे प्रमुख बात, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भारत का गवर्नर
जनरल कर दिया गया है और विलियम बेंटिक ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। ओके, अगर सवाल आए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है बात। दूसरी जो खास बात इसमें आप कहोगे, तो जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये जो मद्रास, आप देखो मद्रास और बंबई, इन दो जगह पर भी तो गवर्नर जनरल होते थे, इन दो जगह पे भी तो गवर्नर होते थे। ये मद्रास और बंबई के गवर्नर से जो भी विधायी शक्तियां थी, ध्यान दीजिएगा, जो भी विधायी शक्तियां थी वो वापस ले ली गई। विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो कानून बनाने की शक्ति, यानी अगर आपके घर में अगर आप देखो तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए जाते हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको होता है? हमारे पेरेंट्स को होता है। इसी तरह किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करें, जैसे वर्तमान समय में आप देखो हमारे यहाँ पूरे भारत में कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करती, पार्लियामेंट करती है। और अगर राज्य में कानून बनाने की बात की जाए तो कौन करता है? कौन करता है भैया? स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान मंडल कानून बनाता है। तो उस समय मद्रास और बंबई के गवर्नर के पास भी विधायी शक्तियां होती थी, और भारत के और बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसको बदल दिया गया था भारत के गवर्नर जनरल में, इसके पास भी विधायी शक्तियां हैं। अब इन दोनों गवर्नर से, बंबई और मद्रास के गवर्नर से जो विधायी शक्तियां हैं ये वापस ले ली गई, यानी इस गवर्नर को इन विधायी शक्तियों से क्या कर दिया गया है? इन विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। इनसे ये शक्तियां वापस ले ली गई हैं, और ये शक्तियां जब वापस ले ली गई हैं तो ये शक्तियां जाएंगी कहां पर? तो ये शक्तियां जाएंगी भारत के गवर्नर जनरल के पास, यानी अब ब्रिटिश आधिपत्य भारत पर, यानी भारत का वो क्षेत्र जहां जहां ब्रिटेन का शासन है, इस पूरे ब्रिटिश आधिपत्य भारत में जो विधायी यानी कानून बनाने का जो अधिकार है, असीमित अधिकार दे दिया गया है किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। यानी अब विलियम बेंटिक के पास वो पावर है जो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके अलावा अगर इस अधिनियम में एक खास बात जो है देखी जाए कि क्या है, तो इस अधिनियम में एक खास बात ये है कि इसने जो है कोशिश की थी कि सिविल सेवा के लिए, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सुनना, सिविल सेवाओं के लिए इसने खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ करना चाहा था, किंतु ये शुभारंभ हो नहीं पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अब कंपनी में जो कर्मचारी होंगे वो भारत से भी आ सकते हैं, यानी भारतीय लोगों को भी कंपनी में कर्मचारी पद के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजित करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। किंतु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो निर्देशक मंडल था, उसने इसके लिए जो है इसका विरोध किया था, कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए बाद में इस प्रावधान को इस एक्ट से हटा दिया गया। तो इसलिए सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने का प्रयास इस अधिनियम ने किया था, किंतु ऐसा हो नहीं पाया था। ध्यान रखिएगा, सिविल सेवाओं के लिए सबसे पहले प्रावधान यहाँ होने वाला था
किंतु इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं का शुभारंभ भारत में नहीं किया है। होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ये जो है नहीं हो पाया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको डाउट्स होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करता हुआ चलूं। ठीक है, अगला जो कंपनी के शासन काल में आया अधिनियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम कौन सा? 1853। बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, क्या है इसकी विशेषताएं? बहुत ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्या है इसकी विशेषताएं? क्या है इसकी विशेषताएं? तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, चार्टर अधिनियम 1853 की अगर आप ध्यान दें तो इसने पहली बार जो गवर्नर जनरल थे, अब उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना, तो पूरे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के लिए वो असीमित उनके पास। अच्छा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। किस एक्ट में हुआ है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और वो कितने सदस्यीय निकाय था? वो 4 सदस्यीय निकाय था। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की ये जो निकाय है ना, कौन सा? गवर्नर जनरल का ये जो कार्यकारी निकाय है या कार्यकारी परिषद है, ये जो कार्यकारी परिषद है, जो 4 सदस्यीय परिषद है, इसमें ये 4 सदस्यीय परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। और कितनी बढ़ा दी जाएगी? यानी इसमें 6 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 6 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। सवाल है 6 सदस्यों की संख्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब गवर्नर जनरल का काम बढ़ा, भारत के गवर्नर जनरल का काम बढ़ा, तो इस गवर्नर जनरल के दोनों काम अलग कर दिए गए। यानी विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया, विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का जो काम है, विधायी कार्य भी वही कर रहा है और प्रशासनिक कार्य भी वही कर रहा है। यानी कानून बनाने का काम भी वो कर रहा है और कानून को लागू कराने का भी काम वो कर रहा है। और उसकी गवर्नर जनरल की सहायता कौन कर रहा था? तो गवर्नर जनरल की सहायता कौन कर रहा था? ये कार्यकारी परिषद कर रही थी, जो 4 सदस्यीय निकाय था, जिसका गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था। ओके, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस प्रशासनिक कार्य को तो यही देखेंगे, ये 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही देखेगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही देखेगी, जो 4 मेंबर की बॉडी बनाई गई थी वही देखेगी। लेकिन विधायी कार्यों के लिए क्या होगा? विधायी कार्यों के लिए एक तरह से आप कह सकते हो, दूसरे शब्दों में, तो एक केंद्रीय या इसको भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। विधान परिषद का गठन कर दिया गया। यानी कानून बनाने का काम कौन करेगा? कानून बनाने का काम अब ये केंद्रीय विधान परिषद करेगी। यह एक तरह से भारत में छोटी संसद की तरह काम करेगी। ध्यान दीजिएगा, यही वो बीज है जो आगे चल के आपके यहाँ संसद बनेगी। क्योंकि इस विधान परिषद में
कानून बनाने में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, जो प्रोसीजर फॉलो होगा, वो वही होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो होता था। लेकिन इसमें मेंबर कौन होंगे? इसलिए इस कार्यकारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य एक्स्ट्रा बन, ये 6 सदस्य कहाँ आएंगे? ये 6 सदस्य इस केंद्रीय विधान परिषद का हिस्सा होंगे। अच्छा, और ये 6 सदस्य आएंगे कहां से? तो इस एक्ट में एक जो दूसरी खास बात ये है कि ये जो 6 सदस्य आने हैं, ये जो केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य आने हैं, ये 6 सदस्य, ये जो केंद्रीय विधान परिषद जिसको छोटी संसद की उपाधि मिली, छोटी संसद की उपाधि मिली क्यों? क्योंकि ये कानून बनाने का काम कर रहा है और वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो होता है, या भारतीय केंद्रीय परिषद इसका नाम दिया गया। और इसमें 6 सदस्य जो है बढ़ाए गए, 6 सदस्य इसमें जो है बढ़ाए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों का जो चुनाव था, 4 सदस्यों का जो चुनाव था वो कहां से होना था? तो इसमें से 4 सदस्यों का जो चुनाव था वो कौन करता? तो वो या तो बंगाल, या तो मद्रास, बंगाल, बम्बई, बंगाल, मद्रास, बम्बई या आगरा की, इन 4 जगहों की जो प्रांतीय सरकार होगी वो इन 4 सदस्यों का चुनाव करके इस केंद्रीय परिषद में उन 4 सदस्यों को भेजेगी। यानी इन 6 सदस्यों में से इन 4 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो इन 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो प्रांतीय सरकार होगी वो इनका चुनाव करके इस केंद्रीय विधान परिषद में भेजेंगे और 2 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा आएंगे। तो ये 6 लोग मिलकर के अब भारत के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और उस कानून को लागू करने का काम वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 सदस्यीय बॉडी थी, यानी उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, या दूसरे शब्दों में केंद्रीय विधान परिषद का यहाँ पर गठन हो गया है। जो विधायी शक्तियां हैं वो इस केंद्रीय विधान परिषद के पास आ गई हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो अधिनियम है जिसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को जो है जगह दी है, जिसने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को जगह दी है। ये स्थानीय प्रतिनिधित्व हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव कहां से होना है? तो इन 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव होना है कहां से? बंबई, आगरा, मद्रास या बंगाल की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इन 4 सदस्यों को यहाँ पर चुनाव करके भेजना है इस केंद्रीय विधान परिषद में। क्लियर है बात? अगला, जिसलिए ये एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यही 1853 का वो एक्ट था जिसने सिविल सेवाओं में भारतीयों हेतु क्या किया है? खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। शुभारंभ यहाँ पर हो पाएगा क्योंकि 1833 के एक्ट में शुभारंभ करना चाहते थे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया तो नहीं हो पाया। अब 1853 में ये प्रावधान हो जाएगा कि सिविल सेवाओं में भारतीय लोग भी खुली प्रतियोगिता कर सकते हैं। वो लोग भी हमारे ब्रिटिश भारत में जो कार्य है, जो कर्मचारी ब्रिटिश कंपनी के हैं
उसमें ये लोग भी बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और इसके लिए सिविल सेवा इस तरह जो विशिष्ट, इनको जो नाम दिया गया उसको नाम दिया गया विशिष्ट सिविल सेवा, विशिष्ट सिविल सेवाओं का शुभारंभ, विशिष्ट सिविल सेवाओं का शुभारंभ। इट मीन्स कि भारतीयों को भी अब यहाँ पर आने का मतलब बैठने का क्या मिल गया है, अधिकार मिल गया है। इस तरह आप देखो 1854 में यहीं पर मैकाले समिति का गठन किया गया है, मैकाले समिति का गठन किया गया है। और किस उद्देश्य के लिए, तो इन्हीं विशिष्ट सिविल सेवाओं में जो भी कुछ करना हो, जो भी उसका संदर्भ, सिविल सेवाओं के संदर्भ में जो भी रिकमेंडेशंस हैं या क्या करना है क्या नहीं करना, इसके लिए एक मैकाले समिति का जो है गठन कर दिया गया है। ये समिति सिविल सेवाओं हेतु जो भी सजेशंस हैं वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो मैकाले समिति का गठन कब हुआ है, 1854 में हुआ है। प्रावधान कब हुआ था, 1853 के चार्टर अधिनियम में। और मैकाले समिति किसका संदर्भ किससे है, तो सिविल सेवाओं से इसका सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि जो कंपनी के शासन काल में आए हुए 4 अधिनियम थे, कौन से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्लियर है बात, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इन 4 कानूनों के बारे में हम अब तक आपसे बात कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ताज के शासन काल की। यानी अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1858, यानी राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ 1857 में, उसके बाद जो कानून हमारे यहाँ आने शुरू हुए जब कंपनी का शासन जो है समाप्त हुआ। क्योंकि चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में सबसे अंतिम जो अधिनियम आया है वो यही है, चार्टर अधिनियम 1853। इसके बाद कंपनी का जो भी अधिकार क्षेत्र है वो सीधे हस्तांतरित हो जाएगा ब्रिटिश राजशाही के, यानी कंपनी से जो शक्ति है, जो सत्ता है वो ले लेगी कौन, ब्रिटिश राजशाही। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे 1858 के एक्ट में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जिनको भी ये आवश्यकता है उन तक ये वीडियो टाइमली पहुंच जाए। जो भी लोग शहर नहीं आ पा रहे हैं उनको उन्हीं के गांव तक शिक्षा का मुहैया कराई जा सके। पढ़े भारत बढ़े भारत, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहाँ पर कोई अपडेट दें तो वो आपको तत्काल नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।